देखो आज ना हम एलर्जिक राइनाइटिस का इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। तो जो राइनाइटिस होती है वो वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। तो एलर्जी की वजह से राइनाइटिस हो रही है, उसको कंफर्म कराने के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे सीबीसी कराते हैं पहले, सबसे पहले। तो सीबीसी में तुम्हारा देखो हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल रहेगा, टीएलसी भी लगभग नॉर्मल रहती है, लेकिन जो डीएलसी होती है इनकी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो इसमें क्या होते हैं तुम्हारे जो ईसोनोफिल्स होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, बढ़े हुए आते हैं। किसमें? एलर्जिक राइनाइटिस में। दूसरा एक होता है नेजल स्मीयर टेस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे जो नेजल डिस्चार्ज हो रहा होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, नाक से पानी टपक रहा होता है, नाक बंद हो रही होती है एलर्जिक राइनाइटिस में। तो जो डिस्चार्ज हो रहा होता है नाक से, उसकी ड्रॉप को लेते हैं और एक स्मीयर पर रखते हैं। ये देखो मैंने एक स्मीयर बना रखा है ये, ठीक है। इस स्मीयर पर रख के ये नेजल ड्रॉप, ठीक, इसका क्या करते हैं फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी कि इस नेजल ड्रॉप को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो इस नेजल ड्रॉप के अंदर क्या होते हैं, ईसोनोफिल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी मिलती है, यानी कि उसके अंदर दिखता है क्या, ईसोनोफिल है मौजूद। और क्या कर सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, जैसे स्किन प्रिक टेस्ट कराते हैं। तो ये क्या है, यानी कि ये पता करने के लिए कि किस एलर्जन से एलर्जी है हमें। तो मैंने लिख रखा है टू फाइंड आउट व्हाट यू आर एलर्जिक टू। तो क्या करते हैं, जैसे एलर्जेंस क्या होते हैं, जैसे तुम्हारे फूड है या पॉलन ग्रीन्स है, घास है या जंगली घास है। तो ये वाले यानी कि इससे एलर्जी है या इससे एलर्जी है, इसका पता लगाने के लिए हम स्किन प्रिक टेस्ट कराते हैं। क्या करते हैं, जैसे ये एलर्जेंस को हम लेंगे, ठीक है, और इनका स्टोर कर लेते हैं अलग अलग। अब इसमें क्या करा, हमने एक लिक्विड मिलाया और इसका सॉल्यूशन बना लिया, इन सबका अलग अलग, यानी कि फूड का सॉल्यूशन अलग बना लिया, पॉलन ग्रेन का अलग बना लिया। तो आप क्या करेंगे, कोई एक व्यक्ति लेंगे जिससे एलर्जी होती है, तो उसकी ऐसे मान लो हमने चारों का एक एक ड्रॉप बना ली और इसकी स्किन पे लगा के देखा चारों का। अब जिससे एलर्जी होगी उस पर क्या होगा, वो रेड हो जाएगा वहाँ पे निशान। जैसे मान लो सपोज उसे ग्रास से क्या है एलर्जी है, तो उस स्किन पे क्या होगा, रेड सा एक पैचेस बन जाएगा। तो मान लेंगे हम कि ग्रास से उस व्यक्ति को क्या है, एलर्जी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि स्किन प्रिक टेस्ट में हम क्या ध्यान रखते हैं, जैसे अगर टेस्ट कराने से पहले एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स होती हैं तुम्हारी, जैसे एंटीहिस्टामिनिक है, जैसे लीवोसिट्राजिन वगैरह होती है, तो उसे हम पहले खाने यानी कि बंद कर देंगे लगभग 3 दिन पहले से। अगर टेस्ट कराना है हमें तो 3 दिन पहले हम खाना बंद करेंगे एंटी एलर्जिक ड्रग्स, क्योंकि ये क्या होती है, इसे इंटरफेयर करती है यानी कि इस टेस्ट को। तो ये स्किन प्रिक टेस्ट हो गया, और भी टेस्ट है, पहले मैं इसे मिटा दूँ। देखो एलर्जिक राइनाइटिस के हमने कितने 2 टेस्ट पढ़ लिए, अब तीसरा पढ़ेंगे एलर्जी स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट। सपोज मान लो कोई एलर्जन तुम्हारी बॉडी में एंटर करेगा, तो क्या होता है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट करेगा, एक्शन लेगा और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो जैसे कोई भी सपोज मान लो एलर्जन से, लाइक जैसे मान लो फूड है तुम्हारा, ग्रासेस यानी कि घास है, पॉलन ग्रेन है या डैंड्रफ है, अगर ये बॉडी के अंदर एंटर करता है, जैसे मान लो ये एलर्जन है और ये बॉडी के अंदर तुम्हारे एंटर कर गया, तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है, इसको पहचान लेती है कि ये क्या है, यानी कि फूड पार्टिकल है या ग्रासेस है या पॉलन ग्रेन है। तो ये क्या करती है, बी लिम्फोसाइट को सिग्नल देती है कि आप एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करो। तो एलर्जन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेगी वो IgE प्रकार की बनती है, ठीक। तो मैं इसमें क्या होता है, यानी कि एलर्जी स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट में इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ के लिए। तो जिसके खिलाफ बनेगी, यानी कि फूड के खिलाफ बनी है, तो उसकी पता चल जाएगी। तो एक चीज़ और ध्यान रखो कि इससे क्या होता है, यानी कि इससे इफेक्टेड नहीं होती, यानी कि मान लो जैसे आप एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये टेस्ट क्या इफेक्ट नहीं होता उससे, मतलब ऐसे नेगेटिव हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आप कर सकते हैं इसका आराम से प्रयोग। अब देखो एलर्जिक राइनाइटिस में कुछ चीज़ें देख लो, मैंने नोट करके लिख रखी हैं। जैसे मान लो अगर एलर्जिक राइनाइटिस का अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, तो 100% इन फ्यूचर उसको क्या होगा, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, या मान लो उसकी फैमिली में क्या होगा, एलर्जी की हिस्ट्री होगी, या तो ब्रोंकियल अस्थमा की हो, ठीक है, या मान लो एलर्जिक राइनाइटिस है किसी को, तो आने वाले वक्त में उसे नेजल पॉलिप, यानी कि इसके जो नोज होगी उसमें पॉलिप बन सकता है। या मान लो एलर्जिक राइनाइटिस का कोई पेशेंट है, ठीक, तो क्या हो सकता है, ऐसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, ठीक। तो ये वाली प्रॉब्लम भी लेके आपको आ सकता है, यानी कि कंजक्टिवाइटिस मतलब जैसे रेडनेस हो जाती है तुम्हारी आई में, स्वेलिंग वगैरह, पानी निकलने लगता है। या जैसे मान लो अगर एलर्जिक राइनाइटिस हो गई किसी पेशेंट को, तो क्या होती है, यूस्टिकन ट्यूब तुम्हारी क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, और जो यूस्टिकन ट्यूब तुम्हारी क्या होती है, मिडिल ईयर में जाकर ओपन होती है। इसके थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया एयर वगैरह तुम्हारी मिडिल ईयर में चली जाती है। अब सपोज मान लो अगर ये ब्लॉक हो गई, तो मिडिल ईयर से क्या होगा, जो म्यूकस बन के बाहर निकला वो बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो जाएगी पेशेंट को। तो सपोज मान लो अगर कोई पेशेंट अगर हियरिंग इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम लेके आता है आपके पास, क्या मुझे सुनाई कम देती है, तो आपका ध्यान ये जाना चाहिए कि उससे कहीं एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी यूस्टिकन ट्यूब ब्लॉक हो रखी है, ठीक है। तो ये हो गया यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस का यानी कि इन्वेस्टिगेशन। तो हमने एलर्जिक राइनाइटिस कंप्लीट कर दिया इन्वेस्टिगेशन, अब हम इसके क्लिनिकल फीचर या पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है।